स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी हमारा टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन चैप्टर में अभी हमने काफ़ी सारे हमारे की कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लिया है और आज हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आपका MOC दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ ही हम अपने PPF की शेप को भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे ड्रॉ की जाती है और किस वे में हमारी वो ड्रॉ हो रही है, तो कैसा उसका स्लोप जा रहा है और उस स्लोप का रीज़न क्या है। आज हम उन सभी को इन डिटेल समझेंगे। तो आज की वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे स्टूडेंट्स, और साथ साथ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज MOC ऑफ कमोडिटी A फॉर द गिवन कमोडिटीज। यहाँ पर आपको 2 कमोडिटीज दी हैं, कमोडिटी A एंड कमोडिटी B, और यहाँ पर आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक हमारा रेशो होता है। रेशो इसमें क्या होता है, चेंज इन सेक्रीफाइस, जो भी आपने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है, जिस भी कमोडिटी को आप यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारा ऊपर आएगा और डिवाइड हम करेंगे चेंज इन गेन, जो भी आपने गेन किया है। ठीक है, ये आपकी हो गई यहाँ पर कमोडिटी A। कमोडिटी A आपकी जब 0 थी, यानी कि जब आप कमोडिटी A को कुछ भी नहीं ले रहे थे, तब भी आपकी कमोडिटी B 200 थी। यहाँ पर क्या हुआ है, फिर कमोडिटी A इंक्रीज हुई तो कमोडिटी B को डिक्रीज होना हुआ। उसके बाद जैसे ही आपका कमोडिटी A फिर इंक्रीज हुआ, कमोडिटी B फिर से डिक्रीज हुआ। कमोडिटी C जैसे ही आपका कमोडिटी A फिर इंक्रीज हुआ तो कमोडिटी B फिर आपका दोबारा डिक्रीज हुआ, और फिर ये दोबारा इंक्रीज हुआ तो ये यहाँ पर फिर से डिक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप एग्जामिन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो आपकी सेक्रीफाइस हो रही है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है जो डिक्रीज हो रही है। कौन सी हो रही है, कमोडिटी B। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब MOC कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी सेक्रीफाइस कौन हो रही है। तो यहाँ पर हमने जब देखा फर्स्ट केस में हमारा MOC, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा चेंज इन सेक्रीफाइस, यानी कि कमोडिटी B हम लेंगे और कमोडिटी A आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेन हो जाएगा क्योंकि A तो गेन कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट पर तो कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। उसके बाद जब हमने यहाँ पर देखा तो कितना आपका इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है +10, और यहाँ पर डिक्रीज कितना हुआ है, -20। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि कमोडिटी में कितना चेंज आया, 20 का, और कितना इंक्रीज हुआ है, 10 का, तो रेशो क्या आ जाएगा आपका 2:1। ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। तो रेशो क्या हो गया यहाँ पे आपका 2:1 भी लिख सकते हैं, और साथ साथ आपको इसको 2 भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे देखा कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है अगेन 10 का, और यहाँ पर आपका डिक्रीज हुआ है 40 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 10 दैट इज 4। अब यहाँ पे आपका MOC 4 भी हो सकता है और 4:1 भी हो सकता है। सेम एज विद द नेक्स्ट कमोडिटी, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है विद 10, और यहाँ पर हमारा फॉल हुआ है विद 60। 140 - 80 दैट इज 60। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हमारा सेम वही रहेगा, 60:10 दैट इज 6। उसके बाद हमारा क्या है, दोबारा से देखेंगे, इंक्रीमेंट हुआ है 10 का, और यहाँ पर डिक्रीज हुआ है हमारा विद 80। तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 10 दैट इज 8। तो यही है हमारा MOC कैलकुलेट करना। आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इतना ही लेवल होगा, इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे MOC और MRT पर। ठीक है स्टूडेंट, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिल्कुल एग्जाम में उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको हमने MOC कैलकुलेट करना सिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें MRT कैसे कैलकुलेट करते हैं।
MRT कैलकुलेट करने के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि हम अपने PPF कर्व को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद वेरियस पॉसिबिलिटीज़, और साथ साथ हम अब उसकी शेप पर भी एक कमेंट करेंगे विद रीज़न कि ये शेप क्यों आई और उस शेप का कारण क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी ABCDEF, ये हमने सब यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ABCDE और F। अब यहाँ पर हमने कुछ टैंक्स लिए हैं और कुछ बटर्स लिए हैं। टैंक्स हमारी इन यूनिट्स हैं एंड बटर्स भी इन यूनिट है। जब आप टैंक की फुल प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज 20 यूनिट्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आपके बटर का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तब वो क्या है, वो हमारा 0 पर प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर जब जैसे ही हमारा टैंक का प्रोडक्शन हमने डिक्रीज किया, आपके बटर के प्रोडक्शन में ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। फिर जैसे ही आपका टैंक का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, बटर का फिर से इंक्रीज हो गया है। जैसे ही टैंक डिक्रीज हुआ है, बटर फिर से इंक्रीज हो गया है। सेम एज विद दिस, जैसे ही डिक्रीज हुआ है, हमारा बटर इंक्रीज हो गया है। और जब हमारा टैंक बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तब हमारा बटर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए टैंक अपनी फुल प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स की कर रहा है। तो टैंक अपनी फुल प्रोडक्शन 20 यूनिट्स की कर रहा है और बटर अपनी फुल प्रोडक्शन 5 यूनिट्स की कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जब हमने बात की थी MOC की, तो MOC में भी हम यही करते थे, चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। बस यहाँ पर क्या होता है, जब हम MOC की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन एक रेशियो में नहीं आता है, एक कंप्लीट वैल्यू में आता है। और जब हम MRT की बात करते हैं तो MRT में हम इसको एज अ प्रोपोर्शन शो करते हैं। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो हमारा MRT है, MRT हो जाएगा चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, सेकेंड स्टेप में आपका कितना डिक्रीज हुआ है, आपका यहाँ पर डिक्रीज हुआ है विद 6 और इंक्रीज हुआ है विद 1। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, 6:1। दिस इज योर प्रोपोर्शन, दैट इज 6:1। नेक्स्ट स्टेप आपका रहा है, यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा है, यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है 5 यूनिट्स का विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन बटर। ठीक है, तो प्रोपोर्शन आपका आ जाएगा 5:1। जब यहाँ पर आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है कितना यूनिट्स का, 4 यूनिट का विद अ चेंज इन 1 यूनिट, तो आपका MRT आ जाएगा 4:1। और जब आपका यहाँ पर नेक्स्ट सेक्रीफाइस आपने किया है विद 3 यूनिट्स, तो यहाँ पर आपका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, दैट इज 3:1। और लास्ट पॉसिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी F, तो यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस किया है 2 यूनिट्स का और 1 यूनिट के इंक्रीज पर, तो प्रोपोर्शन आपका रह जाएगा 2:1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका MRT है वो एक डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन में जा रहा है, और वो कारण क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या कहता है, जैसे जैसे आपका कंजप्शन इंक्रीज होता है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे इंक्रीज करते हैं, इसको हम कैसे शो करते हैं। ये हमारा रहा है पूरा का पूरा एक ग्राफ, इसी ग्राफ रेशो में जाएगा ये हमारा। PPF इज कॉनकेव, ये कॉनकेव होती है। कॉनकेव क्या होता है स्टूडेंट, 2 तरीके की हमारी शेप होती हैं, एक होती है ये वाली शेप, एक होती है ये वाली शेप। दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, जब भी कोई शेप आपकी ओरिजिन के पास होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और जब भी कोई शेप आपकी ओरिजिन से दूर होती है तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन पर है। क्यों है, क्योंकि पहले देखिए, पहले ये 6:1 था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक डिक्रीज पर हो रहा है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, दैट इज लेस एंड लेस यूनिट ऑफ टैंक्स आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बटर। आपको बटर की तो एक यूनिट हो रही है एडिशनल, लेकिन आपको टैंक बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही इसी की वजह से हमारा क्या है, जो ग्राफ है वो हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में हमने हमारे कुछ की टर्म्स को देखा है, कुछ उनके अलग अलग नाम देखे हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं। स्टूडेंट ये वाले जो अलग अलग नाम हैं, इनके अलग नाम पर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको ये कह सकता है कि एक्सप्लेन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वही पॉजिटिव साइंस है, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वही नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। और जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसी का ही सेकेंड नेम होता है, दैट इज प्राइस थ्योरी। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग नाम होता है, दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और साथ ही आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है, दैट इज पीपीएफ, जिसको अभी हमने बहुत ज़्यादा इन डिटेल पढ़ा है, उसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे हैं, उसकी शेप को भी हमने डिस्कस किया है। उन सभी के कुछ अलग अलग नाम हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, दैट इज पीपीबी, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व टीसी, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री टीबी एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो स्टूडेंट अगर आपसे इन सब में से कोई भी एक नाम देकर पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन दिस टर्म, ठीक है, या फिर ये वाली टर्म आपकी कॉन्वेक्स होती है या कॉनकेव होती है, या फिर ये क्या कारण होता है इसका कॉन्वेक्स होने का, या क्या कारण है इसका कॉनकेव होने का, अगर स्टूडेंट वो आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको कॉन्वेक्स भी दे सकता है और कॉनकेव भी दे सकता है, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, आप उसको ध्यान से ज़रूर समझिएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।